केजरीवाल को भी सबसे इजी टारगेट पीएम मोदी लगते हैं, अपोजिशन की सारी पार्टियों को इजी टारगेट पीएम मोदी लगते हैं। तो पीएम मोदी की औकात दिखाने की बात उन्होंने कर ली, पीएम ने उसका रिप्लाई दिया, रिप्लाई देते ही कांग्रेस का चुनाव उठ गया। चुनाव उठाने के लिए आपको याद होगा कि सोनिया गांधी ने कभी मौत का सौदागर कह दिया था मोदी जी को, तो उनका चुनाव उठ गया था, चुनाव फाइट में थी। पूरा विश्व नतमस्तक हो किसी आदमी के, बड़े बड़े नेता, विश्व के G7 G20 के नेता पीएम के पीछे घूम रहे हों, उसको औकात किस तरह की दिखाना चाहते हैं ये तो मैं समझ नहीं पाया। मेरे तो समझ ये आया कि उनकी जो मानसिक विकृति है वो सामने निकल कर आई और चुनाव उठाने का षड्यंत्र भी उनका सामने निकल कर आया। कांग्रेस के चरित्र को देश ने समझ लिया, इसमें कोई शक नहीं है। अब लेकिन उनकी कुंठा कहां जाए? अभी तक लोग कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी है, लेकिन इस बयान के बाद कहीं कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है ऐसा सामने आ गया, तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो गया। और एक दो बयान और दे देते हैं अगर कांग्रेस के लोग, तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी अच्छे से हो जाएगा और आम आदमी पार्टी पता नहीं कहां जाएगी, ये देखना पड़ेगा। कांग्रेस नेता का पीएम मोदी के लिए कहना इस बार हम औकात दिखा देंगे, क्या लगता है? क्योंकि कांग्रेस बार बार इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती है जिसकी मर्यादा और मापना शायद मुश्किल होता है। ऐसा है, चुनाव के समय पर तमाम पार्टियां अपने चुनाव को उठाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। कांग्रेस का चुनाव इस समय गुजरात में दिख नहीं रहा, हालांकि प्रधानमंत्री जी का ऐसा कहना है और वहां के लोगों का भी कहना है कि कांग्रेस अंदर अंदर बहुत काम कर रही है, लेकिन जनता के बीच में, पत्रकारों के बीच में एक माहौल ऐसा बना कि कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही वहां। तो अब चुनाव लड़े कैसे, क्या करे, आखिर कौन से दंगल में जाकर कूद पड़े? तो उनको सबसे इजी टारगेट, केवल उनको ही नहीं, केजरीवाल को भी सबसे इजी टारगेट पीएम मोदी लगते हैं, अपोजिशन की सारी पार्टियों को इजी टारगेट पीएम मोदी लगते हैं। तो पीएम मोदी की औकात दिखाने की बात उन्होंने कर ली, चुनाव तो उनका सामने आ गया, क्योंकि पीएम मोदी के द्वारा उनको पलटकर जवाब देना ही उनका चुनाव है। उनका इलेक्शन जो है वो पीएम मोदी अगर उनके खिलाफ कह देते हैं, क्योंकि विश्व का इतना बड़ा नेता है और इतना बड़ा नेता जिसके लिए भी बोलता है उसका चुनाव उठ ही जाता है, तो इसलिए उन्होंने टारगेट पीएम को किया, पीएम ने उसका रिप्लाई दिया, रिप्लाई देते ही कांग्रेस का चुनाव उठ गया। ये उद्देश्य उनका था, हालांकि हीन भावना से वो ग्रसित रहते हैं, क्योंकि वो पारिवारिक राजवंशी लोग, ऐसा उनका मानना है कि राजवंश का ही शासन रहेगा और रहना चाहिए। यही कारण था कि लाल बहादुर शास्त्री को रास्ते से हट गए, यही कारण था मोरारजी देसाई रास्ते से हट गए, यही कारण था कितनी कांग्रेस से टूटकर नई पार्टियां बनी जिन्होंने कांग्रेस में ये कोशिश करी कि कांग्रेस को सुधारकर हम राष्ट्र पर राजनीति करेंगे। ऐसे बड़े बड़े नेता, चाहे उनमें अर्जुन सिंह रहे हों, चाहे उसमें नारायण दत्त तिवारी रहे हों, पीएस संगमा रहे हों, कितनी नाम आपके सामने आ जाएंगे जो कर सकते थे कुछ। आज के शरद पवार भी उसी में शामिल है और उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ा। तो उस पार्टी का जो चरित्र बन चुका है वो ये है कि एक राजवंश, एक राजा का पुत्र ही जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ वो शासन कर सकता, बाकी कोई शासन नहीं कर सकता। इसलिए भावना तो दुर्भावना थी और निकल गई चुनाव में। तो चुनाव में निकलकर अपनी कुंठा भी पूरी कर ली और चुनाव भी उठा लिया, पीएम ने उनको जवाब दे दिया, तो उनके तो एक पंथ दो काम हो गए। ऐसे ही चुनाव उठाने के लिए, ये तो आप मिस्त्री की बात कर रहे हैं, चुनाव उठाने के लिए आपको याद होगा कि सोनिया गांधी ने कभी मौत का सौदागर कह दिया था मोदी जी को, तो उनका चुनाव उठ गया था, चुनाव फाइट में थी। तो ये जब सोनिया गांधी मौत का सौदागर कह सकती हैं मोदी जी को, मणिशंकर अय्यर कह सकते हैं नीच आदमी, तो फिर ये जो मिस्त्री जी ने कह दिया, ये कौन सा नया काम कर दिया? इन्होंने तो औकात दिखाने की बात करी। अब क्या औकात दिखाने, मुझे तो ये नहीं समझ आता कि अब क्या औकात दिखाने की बात रहेगी जब पूरा विश्व नतमस्तक हो किसी आदमी के, बड़े बड़े नेता, विश्व के G7 G20 के नेता पीएम के पीछे घूम रहे हों, विश्व में रेजोल्यूशन कोई पास होता हो तो पहली बात ये आती हो कि पहले मोदी जी से एक बार बात कर लेनी चाहिए। उसको औकात किस तरह की दिखाना चाहते हैं ये तो मैं समझ नहीं पाया। मेरे तो समझ ये आया कि उनकी जो मानसिक विकृति है वो सामने निकल कर आई और चुनाव उठाने का षड्यंत्र भी उनका सामने निकल कर आया। इससे वो अपना चुनाव थोड़ा उठाकर बीजेपी से लड़ने मड़ने की स्थिति में आ जाएंगे, बस इतना सा है। एक और, पीएम मोदी ने खुद कहा रैली में कि जिस पार्टी को सत्ता से बाहर करके जनता ने उनको औकात दिखाई हो, वहां औकात दिखाने की अगर बात करते हैं तो कुछ अजीब नहीं लगता है? नहीं, बात तो ठीक है, क्योंकि
उनको एक चाय वाला प्रधानमंत्री स्वीकार कैसे हो जाएगा, ये तो बताइए ना। उनको वो लोग जो राजवंश से कोई मतलब न रखते हों, आम आदमी, आम जनता को अगर ये विश्वास हो जाए कि मैं मेरे देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो मेरे पास एक रास्ता भारतीय जनता पार्टी हो सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की जातिवादी राजनीति नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति सोच सकता है कि मुझे वहां चांस मिल सकता है। इसलिए पीएम मोदी और उनके जैसे कितने ही लोग आज देश की सत्ता पर बैठे चला रहे हैं, ये कैसे स्वीकार हो सकता है, मुझे ये तो बताइए। इसलिए वो औकात दिखाने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि वो जनता 1947 वाली नहीं रही जो आंख बंद करके कांग्रेस पर विश्वास करती थी। मैं उस कांग्रेस की बात कर रहा हूं जो कांग्रेस एक आंदोलन था। बाद में गांधी जी के कहने के बावजूद कि कांग्रेस को खत्म कर देते हैं और पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनानी होगी, नेहरू जी ने वो खत्म ना करके गांधी जी चले गए और कांग्रेस बनी रही। तो कांग्रेस का चरित्र, कांग्रेस के चरित्र को देश ने समझ लिया, इसमें कोई शक नहीं है। और कांग्रेस के चरित्र समझने के बाद औकात दिखानी शुरू कर दी और कांग्रेस को। अब लेकिन उनकी कुंठा कहां जाए? जिसने 70 वर्ष तक एक छत्र शासन किया हो, पूरे देश पर शासन किया हो। कभी इंदिरा गांधी ये कहते हो इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। जब नेहरू जी ये कहते हो कभी पार्लियामेंट में खड़े होकर कि ये कानूनों से क्या होता है, जनता मेरे से संवाद कर रही है, मेरे से मांग रही है, 370 मांगा मैंने दे दिया, 35 कैपिटल ए मांगा मैंने दे दिया, जनता मांग रही है मैं दे रहा हूं, जनता मांगने वाली मैं देने वाला, ये क्या कानूनों की बात आप करते हो? तो जब नेहरू जी के मस्तिष्क में ये बात आई गई हो कि कानून का मतलब कुछ नहीं और मेरा मतलब सब कुछ है, इंदिरा गांधी के दिमाग में आ गई हो कि मेरे से ही सब कुछ चलेगा, सोनिया गांधी के दिमाग में आ गई हो कि सरदार जी बैठे जरूर सत्ता पर हैं लेकिन मेरी नहीं चलेगी, तो उनका नाबालिग बेटा पार्लियामेंट में पेपर पढ़कर फेंक देगा। नाबालिग बेटा, मैं नाबालिग इसलिए कहता हूं क्योंकि वो अभी तक बालिग नहीं हो पाए। अभी तक वो जो मेच्योरिटी बालिगों की होती है ना, वो नहीं आ पाए। उम्र से वो बालिग हो गए होंगे लेकिन मस्तिष्क से बालिग नहीं हो पाए, इसलिए मैं उनको नाबालिग कह रहा हूं कि उनके नाबालिग बेटे ने पार्लियामेंट के अंदर जब पेपर फाड़कर फेंक दिए हों और प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती करने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर चू ना बोला हो उस समय का, ऐसे लोग जो चांदी की चम्मच लेकर सिंहासन पर बैठे हों, उनके आगे मोदी जी तो उनको तुच्छ प्राणी लगते हैं। मोदी जी तो कुछ उनको लगते ही नहीं है। अब जब मोदी जी उनको कुछ लगते नहीं है तो वो इस तरह की अनर्गल बातें करके अपना भी टाइम खराब करते हैं और बाकी लोगों का टाइम खराब करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने चुनाव की स्ट्रेटेजी में सही तरह से उतर रहे हैं और चुनाव वो गुजरात में लाकर उन्होंने खड़ा कर लिया है। अभी तक लोग कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी है, लेकिन इस बयान के बाद कहीं कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है ऐसा सामने आ गया। तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो गया। और एक दो बयान और दे देते हैं अगर कांग्रेस के लोग, तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी अच्छे से हो जाएगा और आम आदमी पार्टी पता नहीं कहां जाएगी, ये देखना पड़ेगा। देखिए, एक बात है कि अक्सर हमने देखा है कि राजनीति में जब कोई गाली देता है तो उसे उम्मीद रहती है कि मुझे कहीं ना कहीं से उसको ताली मिलने की उम्मीद रहती है। लेकिन कांग्रेस के नेता पीएम मोदी को गाली देकर के कौन सी ताली हासिल कर सकते? नहीं, ये तो जाहिर सी बात है भाई। देखिए, देश में एक 20 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो पीएम मोदी को देखना भी पसंद नहीं करते। उनकी तो शक्ल छोड़ो, नाम भी उनको अच्छा नहीं लगता। तो उनको भी तो कोई एड्रेस करने वाला हो। अब दो तरह से एड्रेस हो सकता है। एक तो सीधा उनको एड्रेस किया जाए और कहा जाए भाई तुम्हारे मदरसे में बनवा दूंगा, तुम्हारे वो जिम खुलवा दूंगा, किसी से कहा जाए कि हम हज यात्रा हम करवा देंगे। और दूसरा तरीका ये कि जिनसे वो नफरत करते हो, एक कम्युनिटी, एक वोट बैंक नफरत करता हो, उसको खुश करने के लिए हम भी नफरत करने लगे तो वो भी नफरत करके वो भाषा इस्तेमाल करते हैं और एक कम्युनिटी को खुश करते हैं। तो वो कम्युनिटी खुश होती तो भी तो उनकी जीत ही है ना। वो कम्युनिटी तो केजरीवाल ने पेंशन बांट दी दिल्ली में, तो पेंशन बांटने वालों के साथ जाएगी कि आपके साथ जाएगी? तो वो पेंशन बांटने वालों के साथ अगर कम्युनिटी गुजरात की चली जाती है तो कांग्रेस कैसे चुनाव उठाए? तो कांग्रेस अगर पीएम को गाली देने वाले बन जाएंगे तो फिर ये संभव है कि उनका एक वोट बैंक तो उनकी तरफ कुछ खसकेगा। ये राजनीति तुष्टीकरण की है, पहले भी थी अभी भी है। पहले तुष्टीकरण सीधा होता था, अब मोदी को गाली देके तुष्टीकरण होता है, बीजेपी को गाली देके तुष्टीकरण होता है। वो तुष्टीकरण ही कर रहे हैं, ये उनकी स्ट्रैटेजी है और वो सफल होते दिख रहे हैं। इसमें लाभ मिलेगा, आप सीधा कहना चाह रहे हैं?
लाभ जो चुनाव में अभी तक दिख नहीं रहा था वो चुनाव में घुस गया और लाभ नहीं, तो और कैसे लाभ लेंगे? वो जीत नहीं पाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन परिणामों की अगर बात करें, इससे पहले जैसे मणिशंकर अय्यर का बयान, नीच वाला बयान की बात रही हो, चाहे सोनिया गांधी के मौत का सौदागर वाले बयान की बात रही हो, अगर उन परिणामों की बात करें, उनसे कितना लाभ मिला कांग्रेस को मोदी को गाली देकर के? लाभ नहीं मिला, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। वो बिल्कुल ही खो रहे थे, वो बयान देके कुछ तो पा गए। तो यहाँ पर भी वही उसी रास्ते पर आ गए कि सब कुछ खो देंगे, उससे अच्छा तो कुछ इस तरह के बयान देके पा ही जाएंगे, चुनाव में तो आ जाएंगे कम से कम। जमानतें तो जब तक नहीं होंगी। तो उन्होंने तो पाया है, तो कहना ये चाहिए क्या खोकर भी पाया? नहीं पाया है। क्या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अगर राहुल गांधी वीर सावरकर के उस लेटर को सामने लाते हैं और ये कहते हैं कि देखिए ये राष्ट्रवाद है उनका, वीर सावरकर का, जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, तो क्या उससे भी लाभ मिलेगा? क्या वो भी उसी का हिस्सा है? बिल्कुल, क्योंकि सावरकर तो प्रखर हिंदूवादी नेता थे। सावरकर तो पाकिस्तान का विरोध करने वाले सबसे पहले नेता थे। सावरकर भारत को हिंदू राष्ट्र का जो सबसे पहला संकल्प लिया वो सावरकर ही थे। तो सावरकर के हिंदू राष्ट्र के संकल्प के विरुद्ध एक पार्टिकुलर वोट बैंक तो जाएगा, और जो पार्टिकुलर वोट बैंक जा रहा है वो कोई और ना कैप्चर कर ले। इसलिए सावरकर को अगर गाली दी जाए और जोर से उनके खिलाफ कुछ ऐसा किया जाए तो एक पार्टिकुलर वोट बैंक तो खसकेगा ना। जो अपने आप को सेकुलर कहता है, जो अपने आप को अर्बन कहता है, जो अपने आप को मैच्योर कहता है, वो अलग बात है कि दूसरा धड़ा उसको इमेच्योर कहता है, अर्बन नक्सल शब्द इस्तेमाल होता है, लेकिन कम से कम वो तो साथ में आएगा ना। तो जो बिल्कुल जा रहा है उससे तो कुछ उम्मीद जगेगी ना, ये भी हमारा नायक हो सकता है। तो वो कोशिश कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन बयान के बाद में संजय राउत खुद ही उन्हीं की पार्टी के विरोध में आ जाते हैं। नहीं, संजय राउत की मजबूरी है, क्योंकि संजय राउत या बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे कहाँ जाएं ये नहीं समझ में आ रहा उनको। वो सावरकर के साथ जाएं कि राहुल गांधी के साथ जाएं? राहुल गांधी के साथ जाकर एक बार देख लिया तो मिट्टी पलीत हो गई, पार्टी भी टूट गई, पार्टी खत्म हो गई। तो अभी उनको लगा कि सावरकर के साथ जाने से कुछ लाभ हो सकता है, और उनको लगा कि सावरकर के विरोधियों के साथ जाने से कुछ लाभ हो सकता है। दोनों अपना अपना वोट बैंक सिक्योर कर रहे हैं, इसलिए विरोध होना स्वाभाविक है। एक चीज और है, कहते हैं कि चोरों से ज्यादा ईमानदार कोई नहीं होता। बंटवारा बड़े ईमानदारी से होता है, लेकिन जब उनमें बंटा ढार होता है तो उसमें बंदूकें भी खूब चलती हैं और विनाश होता है। तो जब वो महागाड़ी गठबंधन बनाकर बैठे थे तब मित्रता भी अच्छी थी, और अभी उनको अपना अपना इंटरेस्ट दिखाई पड़ गया है तो उनकी शत्रुता भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए इस तरह के बयानों पर अपना अपना वोट बैंक सिक्योर करना दोनों की पॉलिटिक्स का हिस्सा है। दोनों अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और करना भी चाहिए भाई। उनकी विचारधारा अगर नेगेटिव है, राष्ट्र विरोधी है, हिंदू विरोधी है, भगवा आतंक उनको दिखता है, हिंदू आतंक उनको दिखता है, तो वो तो अपनी राजनीति करेंगे। वही हिंदू आतंक का विचार रखकर ही तो वो कुछ बचे हुए हैं, ये तो खत्म हो गए होते हैं। वही राजनीति करके तो सत्ता से बाहर हुए ना सर। वो राजनीति करके सत्ता से बाहर हुए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हकीकत है राजनीति, ये तो सबको दिखता है ना। ये हकीकत ये है कि राजनीति तो विकास की हो गई है। अब तो जातिपात की राजनीति खत्म हो गई। अब तो राजनीति विकास की होगी, और विकास के नाम पर तो उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं। वो तो कहते हैं विकास पागल हो गया कि क्या उसको खिलाएं पिलाएं। राहुल गांधी ने पिछले चुनाव में विकास पागल हो गया ऐसा नारा लगाया था। अब जब विकास पागल ही हो गया तो कहां विकास को खिलाएंगे और कहां विकास करेंगे? इसलिए अब उनको लगता है विकास की राजनीति तो पागल हो गया, इसलिए कर नहीं सकते। राजनीति वही पुरानी वाली जो कर सकते हैं, उसी के आधार पर कुछ बचाया जा सकता है तो बच जाएंगे, तो बचने का कोशिश करते हैं। इसलिए विकास की राजनीति उनको आती नहीं है। आखिरी सवाल, गांधी परिवार से अलग जाकर के अगर कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है लंबे समय बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या उसके बाद में लगता है कि कांग्रेस को पूरे हिंदुस्तान में एक नई जान मिलेगी? देखिए, खड़गे है कौन? खड़गे तो उनके ही वो हरम का एक हिस्सा है। जब खड़गे उनकी ही बोतल से निकली हुई एक बूंद है तो क्या बिगाड़ेगी उसका? वाकई में अगर कोई कांग्रेस अध्यक्ष यंग होता जो राहुल गांधी को चैलेंज कर देते, मैं समझता हूं कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में आप राजस्थान से ले आते पायलट को, तो समझ आता कि हाँ वाकई में कांग्रेस बदलने जा रही है। जिसके पैर पक चुके हों, जो घाट का इंतजार कर रहा हो, उसको अध्यक्ष बनाकर आपने कौन से तीर मार लिए? राहुल गांधी से कंपटीशन है तो राहुल गांधी के कंपटीशन करने का कंपटीटर ऐसे ही होना चाहिए। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने किस तरह से इग्नोर किया? क्यों किया था? राहुल गांधी को क्या
कहीं कंपटीशन न दे दे। आप क्यों पायलट को टेढ़ा मेढ़ा करे हुए हो? क्योंकि ऐसा ना हो वो राहुल गांधी को कहीं कंपटीशन दे दे। तो आप तो बिना कंपटीशन वाले व्यक्ति को लेकर आए हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खड़गे के आने से, रहने से, जाने से, खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस में। कांग्रेस वैसी रहेगी। फर्क तब पड़ेगा जब कोई यंग आएगा और जिसको लगेगा कि मुझे कांग्रेस को एक दिशा देनी है, नई दिशा में लेकर जाना है, तब कांग्रेस में परिवर्तन आ सकता है। नहीं तो दिशा वही है, केवल एक सीट बदल दी तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सारथी वही है, सिंहासन पर किसी और को बिठा दिया, नाबालिग बच्चे को, बूढ़ा बच्चा एक समान, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क। मोदी के 14 में मोदी के आने के बाद में एक ऐसा प्रचार के दौरान में एक नारा चला था, कांग्रेस मुक्त भारत। क्या उस सपने को साकार करने के लिए, वो किसने देखा मैं उसमें नहीं जाऊंगा, उस सपने को साकार करने में क्या खुद राहुल गांधी ही जुटे हुए? देखिए, पहली बात तो यह है, कांग्रेस मुक्त भारत का उस समय जो मतलब था वो एक विचारधारा से मुक्त भारत का था, किसी पार्टी से मुक्त भारत का नहीं था। और आज भी वो विचारधारा उस पार्टी में हावी है और वो विचारधारा ही स्वयं में पार्टी को डुबोने के लिए तैयार है। और उस विचारधारा का पोषण इस समय राहुल गांधी कर रहे हैं, तो काम तो वही कर रहे हैं जो मोदी जी कह रहे थे। इसलिए राहुल गांधी जब तक सिस्टम में सही से हैं, तब तक मुझे नहीं लगता मोदी जी को चिंता करने की कोई आवश्यकता है या बीजेपी को चिंता करने की कोई आवश्यकता है कि बीजेपी का क्या होगा। क्योंकि जब तक खेवैया ऐसा रहेगा, जब तक ड्राइवर उनका ऐसा है जो गड्ढों में ही गाड़ी चलाता हो, जिसको रोड दिखती ही ना हो, तो फिर जो दूसरा रेसर है वो तो धीरे धीरे भी चलेगा तो भी गंतव्य तक पहुंच ही जाएगा। केजरीवाल को भी सबसे इजी टारगेट पीएम मोदी लगते हैं, अपोजिशन की सारी पार्टियों को इजी टारगेट पीएम मोदी लगते हैं। तो पीएम मोदी की औकात दिखाने की बात उन्होंने कर ली, पीएम ने उसका रिप्लाई दिया, रिप्लाई देते ही कांग्रेस का चुनाव उठ गया। चुनाव उठाने के लिए आपको याद होगा कि सोनिया गांधी ने कभी मौत का सौदागर कह दिया था मोदी जी को, तो उनका चुनाव उठ गया था, चुनाव फाइट में थी। पूरा विश्व नतमस्तक हो किसी आदमी के, बड़े बड़े नेता, विश्व के G7 G20 के नेता पीएम के पीछे घूम रहे हों, उसको औकात किस तरह की दिखाना चाहते हैं ये तो मैं समझ नहीं पाया। मेरे तो समझ ये आया कि उनकी जो मानसिक विकृति है वो सामने निकल कर आई और चुनाव उठाने का षड्यंत्र भी उनका सामने निकल कर आया। कांग्रेस के चरित्र को देश ने समझ लिया, इसमें कोई शक नहीं है। अब लेकिन उनकी कुंठा कहां जाए? अभी तक लोग कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी है, लेकिन इस बयान के बाद कहीं कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है ऐसा सामने आ गया, तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो गया। और एक दो बयान और दे देते हैं अगर कांग्रेस के लोग, तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी अच्छे से हो जाएगा और आम आदमी पार्टी पता नहीं कहां जाएगी, ये देखना।